Hello once again. Welcome to Maths by Nand Kishore sir. I am Nand Kishore and today we will start one of the most important topic arithmetic progression. In previous classes पिछले classes में हम कुछ टॉपिक्स इस टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा इसका तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पार्ट ये है पार्ट 2, इसको हम पार्ट 2 नाम देंगे क्योंकि इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे और वो क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी से उठाए। तो वंस अगेन वेलकम यू। जैसा कि आप जानते हैं मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाता भी हूँ और साथ ही आप लोगों के लिए कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियोज बना रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी हेल्पफुल हो। तो पिछले क्लासेस में हमने कुछ इस तरह से रिविजन्स किए थे और आप ये रिविजन्स जाकर देख सकते हैं। तो हम आज इस पे ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे जिसमें हम उसी में आपके की टर्म्स या जो भी बातें होंगी वो मैं बताते चलूँगा। तो पहला एक छोटा सा एग्जांपल लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, नंबर के लिस्ट दिए हुए हैं। इस पे आपको विचार करना है कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जैसे 3, 6, 9, 12 आप देख सकते हैं। इसमें सीधा सीधा इसका पूछने का मतलब है कि क्या ये एपी में है या नहीं। इज इट इन एपी और नॉट। अगर ये एपी में है तो क्यों है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम आपको एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। फर्स्ट टर्म जिसे हम पहला पद कहते हैं, तो फर्स्ट टर्म को हमने ए नाम दिया था और इसका सारवंतर जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, तो सारवंतर को हमने डी नाम दिया था। और इस तरह से हमने दूसरा पद तीसरा पद, यहाँ पर जो पहला पद ए है उसका मान 3 है, दूसरा पद जिसको हम A2 मानेंगे उसका मान 6 है और तीसरा पद जिसे हम A3 मानेंगे उसका मान या उसका वैल्यू 9 है, या A4 जिसका वैल्यू 12 है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या ये एपी में है या नहीं। तो आप देख सकते हैं जो 3, 6, 9 एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। 3, 6, 9, 12 एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है और वो सीक्वेंस जिसमें सेम नंबर ऐड हो रहा है और वो है हमारा +3 होते रहे। यानी डी निकालने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बनाया था या बताया था कि A2 माइनस A1 करना है, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है। जो दूसरा पद है उसमें से पहला पद, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरा पद है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं उसके ठीक नेक्स्ट टर्म। जैसे अगर आप A3 ले रहे हैं उसमें से आप A2 को माइनस करें, अगर आप A4 ले रहे हैं उसमें से आप A3 को माइनस करें और ये सभी हमेशा आपको इक्वल आएंगे। यानी डी जो है वो एक सेम नंबर है जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बात किया कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी का मान 6 माइनस 3 कीजिए, 9 माइनस 6 कीजिए या फिर 12 माइनस 9 कीजिए। तो हर केस में आपका जो डी है वो आपका 3 ही आने वाला है। तो डी सेम होने के कारण हम कह सकते हैं कि इसका जो इस लिस्ट का पहला जो हमारा एपी है सीक्वेंस है वो एपी में है। इसी तरह से आप दूसरा देख रहे हैं, इसमें -10 हो रहा है, यहाँ -10 हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या है एपी में। उस तरह से अगर आप तीसरे वाले में देखें जिसमें -3 पहला पद, अगला -2 और अगला -1 दिया हुआ है, तो आप यहाँ अगर यहाँ पे डी निकालना चाहें तो A2 माइनस A1 जब हम करेंगे तो A2 का मान कितना है तो -2 और माइनस और A1 का जो वैल्यू है हमारा -3 है। तो -2 और ये माइनस माइनस मिल करके हो जाएगा +3 और इसका मान हमारा 1 आएगा। इस तरह से अगर हम आगे फिर चेक करें A3 माइनस A2 करके चेक करें तो A3 का मान हमारा -1 है इस तरह से, और A2 का मान जो है वो -2 है। इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका भी मान हमारा क्या होता है 1। इस तरह से ये भी हमारा क्या है एपी में है। अच्छा, हमने प्रीवियस क्लास में आपसे बात किया था कि एपी जो है वो निगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी आ सकते हैं। तो आप चौथे वाले में देख सकते हैं कि 5 5 5 5 रिपीट हो रहा है, यानी इसमें जो है वो जीरो ऐड होते जा रहा है, जीरो ऐड होते जा रहा है। तो क्या ये एपी में है, तो बिल्कुल। इस तरह से आप पांचवें नंबर को चेक करके बताएं कि ये एपी में है या नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालें जिससे मैं चेक जरूर करना चाहूँगा।
तो अब हम जैसा कि बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी से हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है, 5.1 का, और उसी को डिस्कस करते हुए हम इस कॉन्सेप्ट को आगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, जिसमें कह रहा है कि अच्छा, इसमें भी आपसे यही पूछा जा रहा है कि आप इसे चेक करके बताएं कि क्या यहाँ जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो एपी में आ रहे हैं या नहीं। जैसे पहला, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। तो इसको मैं हिंदी में आपको बताता हूँ। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक टैक्सी जो फेयर है यानी टैक्सी किराया जो है वो पहले के लिए, यहाँ पर कैमरे में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो एक बार मैं चाहूँगा कि मैं इसे चेक कर लेता हूँ। ज़रूर प्रॉब्लम्स हैं, और क्या प्रॉब्लम्स हैं मैं देखना चाहूँगा, मुझे 1 मिनट का समय दें। एक 1 मिनट टाइम दीजिए, आप लाइन पर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लाइव हो चुके हैं फिर से। तो किसी कारण बस कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, टेक्निकल इशू। तो हम इसे आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे, तो आप यहाँ से वीडियो को इतना स्किप कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं टैक्सी भाड़ा का। तो टैक्सी भाड़ा जो है पहले किलोमीटर के, यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर का दूरी तय करते हैं तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, 15 रुपया देना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर आप इसके बाद, तो पहले किलोमीटर का तो फिक्स हो गया, 15 रुपया आपको लगेगा। मान लीजिए आप 2 किलोमीटर जाना चाह रहे हैं, तो पहले किलोमीटर का तो 15 रुपया लगेगा, और साथ में आपको अगले 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपया यानी 8 रुपया जो एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। तो 2 किलोमीटर के लिए आपको 15 + 8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 15 रुपया पहले किलोमीटर का लग रहा है, फर्स्ट किलोमीटर का, तो अगर आप सेकेंड किलोमीटर यानी दूसरा किलोमीटर 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो 15 रुपया तो पहला लगेगा, साथ में 8 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। तो क्या ये एपी में है? इस तरह से अगर आप 3 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं तो 15 रुपया तो लगेगा ही लगेगा, और अगले जो किलोमीटर होंगे 2 किलोमीटर के लिए, उसके लिए आपको 8 और 8 यानी 2 बार जो है ये ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम अगर इसको देख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि 15, यहाँ पर 23, और यहाँ पर 15 और 16 हो गया हमारा 31। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें 8 रुपया की बढ़ोतरी हुई है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी 8 रुपया की बढ़ोतरी हुई है। तो जो 8 8 यही हमारा डी है, और इसी डी के कारण हम देख सकते हैं कि जो डी है वो सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है यानी जो दिया हुआ कथन है वो हमारा एपी में आता है। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन 2 के नंबर की बात करें तो हम इसे थोड़ा सा स्पीड में देखना चाहेंगे। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, एक सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर में जो हवा भरी हुई है उसे हम वैक्यूम पंप से रिमूव करते हैं। तो रिमूव क्या कर रहे हैं, तो 1/4 ऑफ द एयर। मतलब अगर आप सिंपल से इसे हम कंक्रीट एग्जांपल लेकर समझते हैं कि मान लीजिए आपके सिलेंडर में जो 100 यूनिट का, ठीक है, 100 यूनिट का एयर भरा हुआ है, समझने की बात है, 100 यूनिट। अब 100 यूनिट में पहले तो इसमें 100 यूनिट था। अब क्या किया कि हर बार, देखो यहाँ पे लिखा है रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, तो हर बार जो है एक बार जब पंप यूज किया जाता है तो 1/4 ऑफ द एयर, जो एयर इसमें है उसका 1/4, यानी अगली बार जो इसमें हवा बचेगी वो बचेगी 100 माइनस 100 का 1/4, यानी 1/4 का मतलब क्या हो गया, 25 यूनिट, यानी कि इसमें से 25 यूनिट हवा जो है वो निकल चुकी होगी। तो अगर इसमें पहले से 100 यूनिट हवा थी तो अगली बार जो हवा होगी वो 100 में से 25 यूनिट माइनस होकर के यानी 75 यूनिट बचेगी। इसके बाद फिर इस तरह से इसमें 1/4 यूनिट जो है वो माइनस होते रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और देख करके बता सकते हैं कि क्या ये यूपी में है या नहीं। तो इसका भी जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो जवाब आप खुद देने की कोशिश करें, ताकि
आपकी समझ विकसित हो सके। क्वेश्चन अगर इस तरह से तीसरा हम देखना चाहें तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कॉस्ट है डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदने का जो कॉस्ट है वो हमारे पास दिया गया है मीटर्स के हिसाब से। तो अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर 150 रुपया चार्ज लग रहा है कब, तो जब हम 1 मीटर का जो है वो फर्स्ट मीटर, यानी कि 1 मीटर अगर पहले मीटर का जो है ऊंचाई के हिसाब से अगर कुएं खुदवा रहे हैं तो 150 रुपया। इसके बाद फिर अगले बार जो अगला मान लीजिए कि आप 1 मीटर हाइट के जो है कुआं खुदवाए तो आपको 150 रुपया चार्ज हुआ। लेकिन यही में जब आप 2 मीटर का कुआं खुदवाते हैं 150 तो लगेगा ही, लेकिन उसके लिए आपको अलग से फिर अगला चार्ज देना पड़ेगा 50 रुपीज़ का। यानी 2 मीटर का अगर आप कुआं खुदवा रहे हैं तो आपको 200 रुपये लगेंगे। इस तरह से अगर 3 मीटर का अगर आप करवा रहे हैं तो 150 तो ये फिक्स है आपको लगेंगे पहले पहले मीटर का। और उसके बाद 2 मीटर, अच्छा 2 मीटर का चार्ज हमें पहले से ही दिया गया था, तो आपको 2 मीटर का चार्ज लगेगा 200, और उसमें से आपको अगले मीटर का चार्ज लग गया 50 रुपया एक्स्ट्रा, यानी आपके पास हो गया 150, 200, 250 रुपया। इस तरह से तो यानी अगर आप पहले मीटर का कुआं खुदा रहे हैं तो आपको 150 रुपया चार्ज लग रहा है, फिर 200 रुपया लग रहा है, और अगर आप तीसरे मीटर के लिए भी जा रहे हैं तो आपको 250 देना पड़ रहा है। इस तरह से अगर आप बढ़ते जाएँ तो 50-50 रुपये आपके बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डी का मान है वो आपको एक फिक्स्ड नंबर मिल रहा है। जो फिक्स्ड नंबर है वही हमारा डी है, और डी का मान फिक्स होने के बावजूद आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में, आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसका चौथा क्वेश्चन, तो आपसे यह कहा जा रहा है कि जो अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, मतलब अकाउंट यहाँ बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, कि जो 10,000 रुपये डिपॉजिट किया गया था उस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहे हैं पर एनम के हिसाब से 8%। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये एपी में है या नहीं। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि आप अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालना जानते हैं। अमाउंट जो होता है वो होता है हमारा पी इंटू 1 - 1 + R/100 इसका पावर n, जहाँ पर p जो है वो दिखाता है प्रिंसिपल अमाउंट का, और r जो है वो रेट बताता है, और n जो है वो साल बताता है, आप कितने टर्म्स के लिए कितने साल के लिए वो मनी या पैसे रख रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000 रुपीज़, और आपका जो रेट है वो भी दे दिया है 8% पर एनम, रेट भी दे दिया। और आप अगर इसका टाइम, यानी कि अगर आप पहले साल के लिए अगर आप इसे निकालना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा पी होगा यानी 10,000 इंटू 1 + R की जगह पे 8, 100, और पावर n एक एक रहेगा। और इसी को आप दूसरे साल के लिए अगर निकालना चाहें तो 1 + 8 और इसका पावर 2 हो जाएगा। अगर आप इस तरह से तीसरे साल के लिए निकालना चाहें तो 1 + 8/100 और इसका पावर 3 हो जाएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपका अमाउंट आने वाला है, वहाँ से जो आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर वही बात बोला गया, जो अमाउंट होगा हमारे अकाउंट में वो क्या एपी में होंगे या नहीं। तो इसका जवाब अब आप समझ चुके होंगे। जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो भी हमारे पास होंगे, अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको 4 से काट रहे हैं, 4 दूनी 8 और 125। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो अमाउंट यहाँ पर आपके समथिंग समथिंग जो भी आ रहे हैं उसे आप देख पाएंगे कि वो एपी में नहीं होंगे। क्या वो एपी में आ रहे हैं या नहीं, इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा कुछ क्वेश्चंस के हमने सिर्फ 5 नंबर उठाए हैं, जैसे कि इसमें आपका ए दे दिया गया है और बी दे दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स यानी पहला 4 पद इसका बताएं। तो आपको 4 पद निकालने हैं, यानी 4 टर्म्स निकालने हैं किसी एपी का। यानी अगर A1, A2, A3, A4 किसी एपी का टर्म्स हैं तो आपको A1 निकालना है, A2 निकालना है और A3, A4 निकालना है, जिसमें ए और डी आपको दे दिया गया है। तो आपको जनरल फार्मूला मैंने पहले ही बता दिया, जो nth टर्म होता है हमारा, या उसी को हम Tn भी कहते हैं, वो होता है A + n - 1 इंटू डी, जहाँ पर A जो है हमारा वो फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है, और यह जो डी है वो कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर को डिनोट करता है, जो एक फिक्स्ड नंबर होता है। तो यहाँ पर ए और डी हमें दे दिया गया है, और हमें निकालना है फर्स्ट टर्म यानी T1। T1 की बात अगर हम करें तो ए की जगह पर हम लिखेंगे -1.25
अच्छा ठीक, ये बात हो गई। और एन की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 - 1 इंटू डी। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता ही है इसका आंसर क्या होगा, तो -1.25, यही हमारा T1 होगा, A1। और T2 की बात करें तो यहाँ पर ए की जगह पर फिर से -1.25 इंटू, और एन की जगह पर क्या आ जाएगा, तो एन की जगह पर हमारा इस बार 2 रहेगा क्योंकि हम दूसरा पद निकालें, तो 2 - 1 इंटू डी, और डी की जगह पर क्या आएगा हमारा, तो -0.25। अच्छा, 2 में से 1 1, यानी 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस मिल करके हो जाएगा। अच्छा, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस पे हम ध्यान देंगे, तो -1.25 प्लस, और यहाँ हो जाएगा -0.25। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1.25 और प्लस माइनस -0.25। और इसको सॉल्व करना आपको आता ही है, यहाँ से आ जाएगा माइनस कितना, तो -1.50। ये हमारा कौन सा टर्म हो गया, T2। इस तरह से आपने T3 और T4 दोनों निकालेंगे और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि आप इसके, ये 4 का 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का। और इसमें आपको कहा जा रहा है कि आप इस एपी के टर्म को देखिए, पद को देखिए और बताइए कि क्या ये एपी में है या नहीं। तो जैसा कि हम आपसे बात कर चुके हैं कि ये जो है 3 पहला टर्म हो गया, ये हमारा दूसरा टर्म हो गया, और ये हमारा तीसरा टर्म, और इस तरह से हमारा ये चौथा टर्म है। तो जब कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में होता है तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा सेम होना चाहिए। तो क्या हम यहाँ पर चेक नहीं कर सकते हैं, जो हमारा डी है, अगर हम डी फाइंड कर लें और यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो डी निकालने के लिए हमने आपको बताया A2 - A1 करिए, या फिर A3 - A2 करिए, या फिर A4 माइनस, ठीक है, A3 करिए, आपको जवाब वही आने वाला है। यहाँ पर हम देख सकते हैं A2 का मान हमारा कितना है, तो A2 का मान है 3 प्लस √2 और -3। फिर आगे बढ़ कर हम चेक करना चाहें A3, तो A3 का मान है हमारा 2√2, 3 प्लस 2√2 माइनस A2 का मान हमारा कितना हो गया, तो 3 प्लस √2। हम दो ही ले रहे हैं, A2 - A1 और A3 - A2। तो यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ से देख रहे हैं कि प्लस माइनस कट करके √2 दे रहा है। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये जब ब्रैकेट हटाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट, तो माइनस इसको मिलेगा तो -3, ये माइनस इसको मिलेगा तो माइनस कितना है 2√2। तो यहाँ पर 2 छूट गया हमारा। तो आप देख सकते हैं कि प्लस और ये माइनस खत्म हो गया, तो कितना बचा, और ये प्लस माइनस खत्म हो जाता है, यहाँ पे कितना आ गया 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डी है, एक जगह पे √2 आ रहा है और एक जगह पे 0 आ रहा है। तो क्या आपको इतना नहीं पता है कि 0, जो डी होगा हमारा किसी भी एपी का, वो हमेशा फिक्स्ड नंबर होगा, सेम नंबर होगा। वो नंबर कभी चेंज नहीं हो सकता है, बदल नहीं सकता बार बार। तो यहाँ पे √2 और 0 चेंज हो रहा है। तो क्या आप यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये, क्या हमने कहीं मिस्टेक किया। हाँ जी हाँ, यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है इसमें, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुई है, 3 प्लस 2√2, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे सही था, √2 ही होगा, यहाँ से ये होगा ही नहीं। तो एक बार यहाँ पर इसकी इसी मिस्टेक को हम सुधार करके फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो 3 प्लस 2√2 अब -3 अब -√2। तो आप ये हम देख सकते हैं ये दोनों कट गया, और 2√2 -√2, 2√2 में से अगर एक √2 घटा दें तो हमारा जवाब क्या होगा, √2 ही होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। √2 यहाँ पर भी आ रहा है, √2 यहाँ पर, यानी डी जो है दोनों केस में सेम आ रहा है, डी दोनों केस में सेम। तो कहने का मतलब जो हमारा एपी है वो क्या है, वो सही है, एपी में ही है, जो हमारा गिवन टर्म्स है वो एपी में है। इस तरह से हम अगर आगे बढ़ें और अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, तो 4 का 11 नंबर क्वेश्चन हम देखें। यहाँ पर पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म A², तीसरा टर्म A3 और चौथा टर्म A⁴ है। तो इसे हम कंक्रीट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास अगर दिया गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह से 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। हमसे पूछा जा रहा है क्या ये पी में है।
तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे +3 हो रहे हैं, यहाँ पे +5 हो रहे हैं, यहाँ पे +7 हो रहे हैं, और यहाँ पे प्लस कितने हो रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25, 9 हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो डी है हमारा, वो हर एक केस में अलग अलग आ रहा है। जो डी है हमारा अलग केस में अलग अलग, यानी जो स्क्वायर वाले नंबर्स होंगे वो एपी में नहीं होंगे। तो यहीं पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ए है और अगला ए स्क्वायर है। तो पहला टर्म हमारा a1 a, दूसरा टर्म a2 a स्क्वायर, तीसरा टर्म हमारा a3 जो है ए पावर 3। अगर हम यहाँ से डी निकालने की कोशिश करें, a2 माइनस a1 करें तो ए स्क्वायर माइनस ए, अगर यहाँ से कॉमन कर लें तो a माइनस 1। फिर इसी तरह से अगर हम a3 माइनस a2 करने की कोशिश करें तो a3 का मान a पावर माइनस 3 और a2 का मान ये। अगर यहाँ से कॉमन निकाल लें a स्क्वायर तो हमारा आएगा a माइनस 1। तो आप देख सकते हैं एक जगह जो है a आ रहा है, एक जगह a स्क्वायर आ रहा है। तो दोनों जगह जो है d वो सेम नहीं है, दोनों केस में जो d हमारा है वो डिफरेंट है। और जब भी इस तरह के सवाल आएंगे डी डिफरेंट हो जाए तो हम सीधे सीधे जवाब हमारा क्या होगा, ये टर्म एपी में नहीं है। तो इस तरह से आप आगे देखिए। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है इसी का 12 नंबर, 4 का 12 नंबर, तो हमारे पास √2 है। अच्छा, √8 को अगर हम चेंज करना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 4। इस तरह से अगर इसको हम चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुणे 9। इस तरह से इसको हम अगर चेंज करना चाहें तो लिख सकते हैं 2 गुणे 16। अब आपको भली भांति पता है, तो यहाँ से 4 से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर √2 बचेगा, 9 से 3 बाहर आ जाएगा, अंदर √2 बचेगा, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, अंदर √2 बचेगा, और पहले से √2। तो पहला टर्म a1 हमारा क्या हो गया, a1, ये हमारा a2, a3, a4। अब अगर हमें यहाँ से चेक करना है कि ये AP में है या नहीं तो हमें D निकालना होगा, और D निकालने के लिए आपको भली भांति पता है a2 माइनस a1 करना है। तो a2 का मान हमारा कितना है, 2√2, और माइनस a1 का मान कितना है, √2। अब 2√2 में से अगर √2 माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा √2। इस तरह से अगर a3 माइनस a2 कर रहे हैं तो a3 का मान हमारा 3√2 माइनस a2 का मान हमारा 2√2 है। अब 3√2 में से √2 अगर माइनस कर दें तो आपको अच्छे से इसका कैलकुलेशन पता है, √2 ही आएगा। तो देख सकते हैं कि आप दोनों केस में डी हमारा क्या आ रहा है, सेम। तो जो दिया हुआ स्टेटमेंट है हमारा वो भी क्या है, एपी में है। तो इस तरह से आप सारे सवालों का जवाब अच्छे से दे सकते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि हमारे पास एपी दिया हुआ है और इस एपी का हमें पहला टर्म, फर्स्ट टर्म निकालना है जिसे हम ए कहते हैं, और इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है डी, जिसे हम डी कहते हैं। तो पहला टर्म हमारा हो गया 3/2, और इसका दूसरा टर्म a2 हो गया 1/2। तो आप यहाँ से ही फाइंड कर सकते हैं। तो डी का आप कैलकुलेशन करना आप समझ ही गए हैं, a2 माइनस a1 करना है, a2 माइनस a1। a2 का मान हमारे पास कितना होता है, 1/2 और -3/2। इसका एलसीएम लेंगे 2, 1 -3, तो -2/2 कट के कितना देगा, -1। तो आप यहाँ पर देख लिए डी का मान -1 आ रहा है। अगर आप अपनी संतुष्टि के लिए डी अलग से फिर निकालना चाहें, a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, आपको पता है। तो a3 का मान यहाँ पर -1/2 है, माइनस, और a2 का मान हमारा कितना है, a2 का मान आ गया 1/2, 1/2। तो अब आप यहाँ पर फिर से इसका एलसीएम लें 2, तो -1, और यहाँ से हो गया -2/2, कट के कितना देगा, -1। तो आप देख चुके हैं b का मान यहाँ पर क्या आ गया, -1। तो क्या आप इस तरह से किसी भी एपी का पहला टर्म या कॉमन डिफरेंस, या आपके पास a और d का मान दे दिया जाए तो क्या आप किसी भी एपी का anth टर्म नहीं बता सकते हैं? तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आपको यहाँ तक समझ में आने के लिए अगर आपको कोई इसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कहीं डाउट या किस तरह का कोई मिस्टेक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसकी सुधार अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। आप सबका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।